तो मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगी। आई थिंक 2 या 3 दिन ऑलरेडी हो गए हैं जब बच्चे थोड़ा बहुत समझ चुके हैं कि इकोनॉमिकल जस्टिस क्या होता है। तो आई लाइक क्विकली ब्रीफ कि होता क्या है बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम बेसिकली सो मेरा स्क्रीन दिख रही है, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एज वेल। यस मैम, क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो आज का मेरा जो वक्तव्य है, आज का जो मेरा लेक्चर है, वो बेसिकली इस बात पे फोकस करेगा कि फेमिनिज्म यानी कि जेंडर इक्वालिटी और इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे एक दूसरे में इंटरप्ले करते हैं। बिकॉज अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे, इक्वालिटी आपको हर सर्कमफ्रेंस में चाहिए। आपको सोशल इक्वालिटी चाहिए, आपको इकोनॉमिकल इक्वालिटी चाहिए। हर तरीके की जब इक्वालिटी आपको मिलेगी तभी हम एक ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच सकते हैं जहां हम बोल सके कि ओके अ सोसाइटी इज एक्सेलिंग इन ऑल द हेमिस्फीयर, ऑल द डायमेंशंस। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर जैसे का ये जो इंपॉर्टेंस है, अगर हम बात करते हैं कि हमको इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी अगर हमको चाहिए है तो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। और अगर इकोनॉमिकली रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है इन अपलिफ्टमेंट ऑफ इकोनॉमी वो भी हमारा इक्वल होना चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करें, हम जेंडर इक्वालिटी लेकर के आए और जेंडर इक्वालिटी के थ्रू हम सोशल जस्टिस लेकर के आएंगे जो कि हमारी इकोनॉमी को एक नए आयाम पे लेकर के जाएगा। वो हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ाएगा, मार्जिनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसको एक इक्विलिब्रियम पे लेकर के जाएगा। अगर हम बात करें कि व्हाट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें, अगर कोई भी एक जेंडर, बी इट वुमेन और इवन थर्ड जेंडर, जो कि आज हम LGBTQI की बात करते हैं, आप किसी भी तरीके से उनको इल ट्रीट कर रहे हैं, बी इट पॉलिटिकल हो, वो राजनीतिक हो, वो आर्थिक हो, वो संपत्ति के अधिकारों में हो, वो सामाजिक अधिकारों में हो, यहाँ तक कि उनको मिलने वाले जो धार्मिक अधिकार होते हैं, आप किसी भी तरीके से अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं किसी भी एक जेंडर के साथ, क्योंकि आप क्या मान रहे हैं, आप उस जेंडर को दोहम दर्जे का मान रहे हैं, आप उस जेंडर को कमजोर मान रहे हैं, आप उस जेंडर को सेकेंडरी मान रहे हैं, और इसके कारण आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं, आप उनको इक्वल स्टेटस नहीं दे रहे हैं, आप उनको एजुकेट प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, आप उनको हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन अच्छे से नहीं दे रहे हैं। और इसके कारण इट इज रिजल्टिंग कि उनका जो भी एक सोशल फुटिंग है वो सेकेंडरी लेवल पे आ गई है। आप ये माना जा रहा है आपके इस पूरे के पूरे व्यवहार के कारण जिसके उनका शोषण हो रहा है, उनको समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनको समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। व्हाट अमाउंट्स टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि आप उनको पॉलिटिकल इक्वल राइट्स नहीं दे रहे हैं, आप उनको सोशली इक्वल राइट्स नहीं दे रहे हैं, आप उनको प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दे रहे हैं, आप रिलीजियसली उनको राइट्स नहीं दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी तरीके से अगर आप दो जेंडर्स को अलग अलग मान रहे हैं और आप उनको इक्वल फुटिंग पे नहीं रख रहे हैं, आप उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली उन तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो इट विल अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन। बहुत गंभीर बात है ये, बहुत चिंताजनक बात है कि हम 2024 में भी डिस्क्रिमिनेशन जैसी बातों पे हमको सेमिनार और वेबिनार करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा सोशल इवल है। इतना ग्लोबली अगर हम बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, रिजर्वेशन बिल आ रहे हैं, 33% रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं को, बट वो सारी बातें बोली जा रही हैं, ग्राउंड रूट पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। इट्स हाई टाइम कि हम महिलाओं को, इट्स हाई टाइम कि हम क्या करें, हम जेंडर को एज स्पेक्ट्रम देखें, हम जेंडर को टू अपोजिंग सेक्स ना देखें। अब अगर मैं बात करूं कि इवन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इट्स ईयर 2024, फिर भी हमें क्यों बात करनी पड़ रही है, फिर भी हमें क्यों बात करनी पड़ रही है कि हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें, हम जेंडर रोल्स की बात करें, वो इसलिए है क्योंकि अगर जैसे कि मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन में दिखा रही हूँ कि ग्लोबल जेंडर इंडेक्स क्या है। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स ने वैश्विक तौर पे देखा है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितना हो रहा है। तो अगर हम उसकी रिपोर्ट देखेंगे तो उसकी जो आंकड़े हैं वो बहुत ही चिंताजनक आंकड़े हैं। 146 कंट्रीज में जब ये सर्वे किया गया, उसमें हमारे भारत की पोजीशन 135 पोजीशन पे है। और अगर हम स्वास्थ्य और उत्तरजीविता की बात करें तो 146 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंक है वो 146 है, यानी कि सबसे निम्न स्तर पे है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्कों की बात करें जो कि डेवलपिंग
स्टेट में इंडिया से बहुत पीछे हैं, पर कैपिटा में इंडिया से बहुत पीछे हैं, जीडीपी में इंडिया से बहुत पीछे हैं, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे कंट्रीज का परफॉर्मेंस भी इंडिया से बेटर है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स पे। ये सारी कंट्रीज की भी जो जेंडर इंडेक्स हैं, उनकी जो तालिका है वो इंडिया से ऊपर आती है। अगर हम एशिया की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे बहुत ही पिछड़े जो देश हैं, केवल वही हैं जो इंडिया से पीछे आते हैं। तो इसलिए ये जो एक सर्वे है, ये सर्वे देकर के हम समझ सकते हैं कि क्यों इतना आवश्यक है, कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाएं, क्यों हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल इंडेक्स को देख के बताया कि जो महिलाएं हैं उनको ऑफ कोर्स सेकेंडरी स्टेज पे रखा जा रहा है, उनको दोहम दर्जे पे रखा जा रहा है, उनको रिसोर्सेज नहीं दिए जा रहे हैं, उन तक किसी भी प्रकार की जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो तो दूर की बात, जो लाइवलीहुड के बेसिक बेनिफिट्स है वो भी नहीं पहुंच रहे हैं। इसलिए वुमेन को एडुकेट करना, उन तक रिसोर्सेज पहुंचाना, एवरीथिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल, बिकॉज हाफ ऑफ द इकोनॉमी, हाफ ऑफ द मैनकाइंड इज वुमेन। मेलाना गेट्स का भी एक कोट है, उन्होंने एक चीज बोली है कि जब हम महिलाओं को या बालिकाओं में निवेश करते हैं, हम उनको शिक्षित करते हैं, तो वास्तविकता में हम उन लोगों में निवेश कर रहे होते हैं जो समाज के सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देंगे। महिला सम्मान के साथ जीने के लिए उनके पास पूरा राइट है। आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप उनको एक भय से मुक्त एनवायरनमेंट दें, कि उनको किसी भी प्रकार से सेक्सुअल हरासमेंट से, फिजिकल हरासमेंट से, मेंटल टॉर्चर का डर ना हो, इन सब से इतर वो आराम से काम कर सके। हमें उनको ऐसा एटमॉस्फेयर देने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हम प्रगतिशील विकास चाहते हैं, अगर हमको चाहिए कि डेवलपमेंट हो, अगर हमको चाहिए कि आर्थिक समृद्धि हो, उसके लिए जो भी लैंगिक असमानता है, उसके लिए ये जो भी लैंगिक असमानता है, ये लैंगिक असमानता को दूर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब तक ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, चाहे वो फीमेल के साथ हो, अब तो थर्ड जेंडर्स भी आगे बढ़ रहे हैं, जब तक ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तब तक की इक्वालिटी तो बहुत दूर की बात है, हम एक सतत विकास की ओर भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि वी नीड रेवोल्यूशनरी चेंजेस। हम एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर के आए जिसके कारण वुमेन को एक प्लेटफॉर्म मिले, एक फुटिंग मिले, जहां पे खड़े होकर के वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले जो आई वो आती है हमारी फेमिनिस्ट अप्रोच, इसको हम फेमिनिस्ट थ्योरी बोलते हैं। बिकॉज हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट ऑफ सो मेनी एफर्ट्स, हमने अभी ग्लोबल इंडेक्स देखा, डिस्पाइट ऑफ सो मेनी एफर्ट्स, यूडीएचआर आया, यूनाइटेड नेशन काम कर रहा है, महिला सशक्तिकरण का केंद्रीकरण किया जा रहा है, आज हम देखते हैं कि सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट, जो ग्लोबली हम यूपीपीएफ की रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बोला गया है कि जितनी भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं नेशनली, इंटरनेशनली, अगर उन सारी की सारी पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तब भी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, उसको जेंडर इक्वालिटी तक पहुंचने में कम से कम 1 सदी का वक्त लगेगा, यानी कि कम से कम 100 वर्ष लगेंगे इसको पहुंचने में। एंड चूंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया में भी अगर हम भारतीय परिवेश में भी बात करें तो लैंगिक असमानता एक गंभीर मुद्दा है। बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्गेस्ट टाइम जो इंडिया सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी रही है, वो पितृसत्तात्मकता सोसाइटी रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इम्प्लीमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन के हमने प्रियम्बल में लिख दिया कि हमको सोशल जस्टिस चाहिए, हमको इकोनॉमिकल जस्टिस चाहिए, हमको इक्वालिटी चाहिए, बट आज भी जब हम एनसीआरबी के डाटा देखते हैं, ना ही जो वुमेन है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पर कैपिटा इनकम में मेल के बराबर है, ना ही उनके अगेंस्ट होने वाले क्राइम कम हो रहे हैं, ना ही उनके अगेंस्ट होने वाले सेक्सुअल प्रिवेंशन कम हो रहे हैं, कुछ भी चीज कम नहीं हो रही है। इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक थी एक ऐसा अप्रोच लाने के लिए जिसमें जिस सोसाइटी को, जिस तबके को अनइक्वल तरीके से ट्रीट किया गया है, उसको ऊपर लाने के लिए उनके लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाए जाएं, स्पेशल रिजर्वेशंस बनाए जाएं, स्पेशल बेनिफिट्स बनाए जाएं। एंड विच इज वाई जो सबसे पहली थ्योरी आती है हम सब में, उसको हम बोलते हैं फेमिनिज्म थ्योरी, यानी कि नारीवाद। फेमिनिज्म थ्योरी या नारीवाद, अगर हम बात करें कि नारीवाद का आरंभ क्यों हुआ, why was feminist theory approach,
हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात नहीं करते, बिकॉज तब तो सोसाइटी थी वो बहुत ही करप्ट थी, उसमें बहुत सारे सोशल नॉर्म्स थे, बाल विवाह भी हो रहा था, सती प्रथा भी थी, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम जो नारीवाद का मेन फोकस है वो हम पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो में देखेंगे। व्हाई? बिकॉज हमको उसको इकोनॉमिकल जस्टिस से हमको कंपाइल करना है कि इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे होता है। तो जो सबसे पहली थ्योरी आती है कि कैसे उन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की जो काव्य जिसको बोला जाता है नारीवाद, तो नारीवाद का जो विचारधारा है वो इसी बेस पर उत्पन्न की गई कि जो महिलाएं हैं उनके साथ पुरुष की तुलना में हीनता का व्यवहार हो रहा है, उनको पुरुष की तुलना में इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे, उनको पुरुष की तुलना में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। और जब ये साइंटिफिकली इट इज बीन प्रूवन कि जो महिलाएं हैं अगर आप उनको इक्वल रिसोर्सेज देंगे, अगर आप उनमें इक्वली इन्वेस्ट करेंगे, तो जो रिटर्न्स हैं वो और बेटर मिल सकते हैं। बिकॉज जब आप महिला को एडुकेट करते हैं तो शी इज नॉट ओनली गेनिंग एडुकेशन फॉर हरसेल्फ, वो अपनी फैमिली को एडुकेट करेगी, वो अपनी फैमिली को सशक्त बनाएगी, वो अपनी फैमिली को बेसिक अपने सारे काम करेगी। और अगर हम सोशोलॉजी की एक्सपेक्ट से देखें तो फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ द नेशन, ऑफ द इकोनॉमी। तो of course if you are educating a woman, if you are investing in women, तो जो उसके रिटर्न्स मिलेंगे वो सोसाइटी को मिलेंगे। एंड घूम फिर कर that will help in the development of the society, it will help in development of attaining economical justice। इसलिए अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले जो आई वो फेमिनिस्ट थ्योरी आई, और फेमिनिस्ट थ्योरी जो होती है वो गेट अप इसी बात से हुई कि आप महिलाओं को इक्वालिटी के साथ, आप उनको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करें, आप जो भी उनको दे रहे हैं। मौलिक रूप से जो नारीवाद है वो इस लिंक पर आधारित होता है कि आपको महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सभी प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार करना है, महिलाओं को समानता देनी है। प्रभावी रूप से अगर हम देखें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी और टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो फेमिनिज्म अप्रोच है, फेमिनिज्म थ्योरी है, वो आगे चल करके वापस आई। ये बताता है कि देयर इज अ नीड टू हैव रेवोल्यूशनरी चेंजेस की आवश्यकता है अगर हमको महिलाओं को इक्वल फुटिंग में लेकर के आना है। नारीवाद का और आर्थिक विकास का संबंध जो है वो बहुत ज्यादा गहरा है। नारीवाद और आर्थिक विकास का जो संबंध है वो बहुत ज्यादा गहरा है। वो कैसे गहरा है? क्योंकि चाहे नारीवाद हो और चाहे आर्थिक जस्टिस की बात करें, हम आर्थिक न्याय की बात करें, तो नारीवाद और जो आर्थिक न्याय है उन दोनों का जो संबंध है वो बहुत ज्यादा गहरा है। बिकॉज जो बेसिक जिस्ट है दोनों का वो इसी बात पे फोकस करता है कि किसी भी प्रकार के मार्जिनलाइजेशन को, किसी भी प्रकार के भेदभाव को और किसी भी प्रकार के शोषण को हमको अलग करना है। इसलिए फेमिनिज्म और सोशल जस्टिस, इसलिए फेमिनिज्म और जो सोशल जस्टिस है उसका जो इंटरप्ले है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बोथ ऑफ देम फोकसेस कि जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो मार्जिनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, हमको उनको कैसे भी करके हटाना है। अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रियम्बल से ही अगर हम बात करेंगे, अगर हम हमारी पॉलिसीज की बात करते हैं तो पॉलिसीज आउटशाइन, पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, पॉलिसीज की जो रिटर्न्स हो रहे हैं वो अच्छे तरीके से नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अगर जैसे मैंने आपको बोला कि नारीवाद, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए जो सबसे पहली थ्योरी हमारे दिमाग में आती है वो नारीवाद आती है, तो वो जो थ्योरी है दैट इज इनबिल्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। हम इक्वालिटी की बात करें, हम आर्टिकल 53 की बात करेंगे, हम आर्टिकल 44 की बात करेंगे, जो अभी नया अमेंडमेंट आया है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जिसमें 33% रिजर्वेशन वुमेन को दिए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशनली वी आर फ्लरिशिंग, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ज्यादा अच्छा है, बट ऑफ कोर्स गेटिंग बैक टू द पॉइंट, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा। इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेमिनिज्म में यानी कि नारीवाद में और आर्थिक न्याय में जो है वो संबंध बहुत ज्यादा गहरा है। बिकॉज दोनों ही चीज इस बात पे फोकस करते हैं कि किसी भी तबके का, किसी भी समाज का शोषण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे अधिकार जो हैं किसी एक तबके को मिल जाए, सारी की सारी जो संपत्ति है, रिसोर्सेज हैं, वो किसी एक तबके को मिल जाए। इसलिए जो इंटर रिलेशनशिप है हमारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को और फेमिनिज्म को और सोशल जस्टिस का, वो बहुत ज्यादा आपस में इंटरलिंक्ड है।
वो बहुत ज्यादा आपस में इंटरलिंक्ड है। अब अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिकल जस्टिस जो है यानी कि आर्थिक न्याय और समानता हमारे भारतीय संविधान में बहुत अंतर्निहित है, बहुत अंदर तक वो घुसे हुए हैं। जैसे कि हमारा जो संविधान है वो उद्देशिका से स्टार्ट होता है, उद्देशिका में ही लिखा गया है कि हमको न्याय चाहिए, कैसा? आर्थिक और सामाजिक। हमको न्याय चाहिए, कैसा? आर्थिक और सामाजिक। हमको समानता चाहिए और समानता के जो अवसर हैं वो हर किसी को दिए जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी जो है वो 2 पैरामीटर्स में दी गई है कि पहले तो हम समानता के साथ हर व्यक्ति को ट्रीट करेंगे, और दूसरा पैरामीटर ये बोलता है कि हम व्यक्तियों को समान अवसर देंगे। तो ये चीज जो है वो हमारे भारतीय संविधान में निहित है। अनुच्छेद 14 के अनुसार बहुत सारे अलग अलग जजमेंट निकाले गए हैं, जिसे बोला गया है कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सभी जातियों को सभी लिंग को समान अवसर दिए जाएंगे, समान रिसोर्सेज दिए जाएंगे, उनको समानता के साथ ट्रीट करना ही पड़ेगा। और उसी प्रकार से अगर हम जस्टिस की बात करें, उसी प्रकार से अगर हम जस्टिस की बात करें तो जो जस्टिस है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय की बात भी जो है वो हमारी उद्देशिका में ही लिखी गई है। ये चीज भी हमारी उद्देशिका में लिखी गई है कि आपको दोनों चीजें देनी है। इसलिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्थिक न्याय है और जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो आपस में समाविष्ट है। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब हम देखें कि अगर हम महिलाओं को स्वरोजगार देते हैं, अगर हम महिलाओं को आर्थिक न्याय देते हैं तो उसके फायदे क्या हैं? तो अगर हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी एक रिपोर्ट देखेंगे जिसमें उसने एजेंडा बनाया है कि हमको सतत विकास करना है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका आम भाषा में तात्पर्य होता है कि हम हमारे रिसोर्सेज का हम इस प्रकार से उपयोग करें कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बचते हैं। तो उसमें उन्होंने 17 बिंदुओं का एजेंडा दिया है, और हर एजेंडे में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जब तक महिलाओं को सिविल राइट नहीं मिलते, जब तक महिलाओं को पॉलिटिकल राइट नहीं मिलते, और जब तक महिलाएं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगी, ना हम सतत विकास पा सकते हैं, ना ही आप इक्वालिटी पा सकते हैं। बिकॉज रिसोर्सेज तो उतने हैं, अगर वही रिसोर्सेज आप 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और रिसोर्सेज 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर जो रिटर्न है वो सिर्फ 50 लोग दे पा रहे हैं और 50 लोग रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं, तो जो रिसोर्सेज हैं वो क्षीणी होते रहेंगे। यदि हमको सतत विकास चाहिए है, यदि हमको डेवलपमेंट चाहिए है, यदि हमको इकोनॉमी को एक इक्विलिब्रियम पे लेकर के जाना है, तो उसके लिए जो महिलाएं हैं आपको उनको इक्वल राइट्स देने पड़ेंगे। बट ये बहुत ही चिंताजनक है कि इतने वास्ट लेवल पे आप काम कर रहे हैं, संवैधानिक अधिकार बना दिए। जो मैं बात करूं इक्वालिटी की और इकोनॉमिकल जस्टिस की, वो तो हमारे मौलिक अधिकार है, उसके बावजूद भी भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। अभी मैंने आपको बताया कि जेंडर ग्लोबल इंडेक्स जो है उसके 146 नेशन में वो 122 पे है, और उत्तर जीविका और स्वास्थ्य में तो 146 लेवल पे है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। एंड नॉट ओनली इंडिया लेवल पे, अगर हम इंटरनेशनली भी बात करें तो जो आईएमएफ की डेप्यूटी हैं एमडी जो गीता गोपीनाथ है, उन्होंने ये बोला कि जितनी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं यूडीएचआर के द्वारा, सर्वमौलिक संधियां करी जा रही हैं, हर व्यापक लेवल पे जितनी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, अगर उन सभी चीजों को बहुत व्यापक तरीके से भी अगर हम एनफोर्स कर देंगे, तो भी जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी हमारी लैंगिक असमानता है, उसको एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे, एक समान स्टेट पे आने पे 130 वर्षों का समय लगेगा। इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम ये अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, हम उसकी अप्रोच में, उसके फर्दरेंस में काम करें, इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक पड़ जाता है। अब अगर हम भारत की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नारीवाद जो अप्रोच है वो भारत में 3 चरणों में बांट सकते हैं। 2 चरण हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो प्री इंडिपेंडेंस एरा था, जब तक हमारा जो संविधान था वो लागू नहीं हुआ था। अब जो है जो संविधान है वही हमारा मौलिक दस्तावेज है। तो मैं बात करूंगी नारीवाद जो भारत में आया 19वीं सदी में इंडिया के बाद। तो अगर हम बात करें
क्या है ये मोबाइल नंबर बिल नंबर है क्या तो वो बात करो ना कटनी से फोटो वाले वो उसी का तो है ना जो वेटीएस वाला का क्या भेजना है भेज देते हैं अभी कुछ कुछ क्या भेजना है कब तक भेजना है कैसे भेजना है सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, मैं ऑडिबल सर? जी मैम, आवाज आ रही है पर वो इको हो रहा है दूसरी डिवाइस की वजह से। जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं फिक्स करती जी हूँ। अभी आ रही है सर? यस मैम, आ रही है मैम। हेलो। हाँ जी मैम, आ रही है आवाज मैम। ओ सो सॉरी सर, जी वो एक्चुअली मैं दो डिवाइस से थी तो एक से मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी। जी मैं जी। शायद पावर पॉइंट शेयर नहीं कर पाऊंगी सर अब, हाँ बिकॉज देयर सम नेटवर्क इशू। विल इट इज इट ओके? हाँ, ठीक है मैम। वैसे आपका पावर पॉइंट मेरे पास भी है, आप कहें तो मैं ऑपरेट कर दूं। हाँ जी सर, आप कर दीजिए। जी ओके सर। जी मैम। ये वक्त करो मैं कलेक्शन कर इससे राकेश और बात करो तो क्या भेजना है हम सर शायद 8 स्लाइड पे होंगे, राइट टू इक्वालिटी। यस मैम, जस्ट जस्ट अ सेकंड मैम। तो मैं आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम हाँ सर, नहीं तो मैं वो जी मैम। दोबारा लैपटॉप स्टार्ट करूंगी तो टाइम जी लगेगा। जी मैम, ओके, आप शुरू तो कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर। नो मैम, जी ऑलराइट। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम इंडियन परिवेश में बात करते हैं, अगर हम इंडियन परिवेश में बात करते हैं तो इंडियन परिवेश में हम 19वीं सेंचुरी से ये बात स्टार्ट करेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जब से कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि समानता और आर्थिक न्याय, समानता और आर्थिक न्याय जो है हमारी उद्देशिका में विहित था। अगर हम